दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा कि किस प्रकार सिकंदर भारत के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में आया, आम्भी और पोरस से युद्ध करके और फिर इसने वापस लौट गया और इराक का शहर बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। आज हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो भारत का सबसे ग्रेटेस्ट डायनेस्टी में से एक। मौर्य वंश की जानकारी हमें कई सोर्सों से प्राप्त होती है, जिसमें पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, फिर है दूसरा लिटरेरी सोर्स और तीसरा है फॉरेन डिटेल्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो हमें खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है। लिटरेरी सोर्स जैसे बहुत सारे टेक्स्ट वगैरह जो है बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट वगैरह, तो उसे हमें जानकारी मौर्य वंश के बारे में प्राप्त होती है। और तीसरा जो हमारे जो यहाँ पे जो विदेशी या फिर कुछ विदेशियों ने कुछ किताब लिखे हैं जिसमें मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। और ये वंश जो है 322 बीसी से लेकर 185 बीसी के आसपास का काल है। तो इसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो खुदाई के दौरान जो हमें प्राप्त हुई है, तो एक सबसे पहला है इंस्क्रिप्शन, कि जो भी जैसे पत्थर है, रॉक है, या फिर कुछ जैसे आज के समय होर्डिंग और बोर्डिंग है, उसी तरह आज जो एडवर्टीजमेंट जो होता है, तो होर्डिंग और बोर्डिंग के वजह से तो वहाँ पर क्या है अभिलेख लिखाया जाता था किसी चट्टान वगैरह पे, और कुछ कहीं पिलर्स वगैरह पे लिखा हुआ मिलेगा। फिर इसके बाद कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। फिर इसके बाद कुछ मूर्तिकला, स्तूप वगैरह मिले हैं, और फिर कुछ गुफा वगैरह का एडिक्ट मिला है, जहाँ पे जानकारी हमें क्या प्राप्त होती है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और फिर जो हमारा जो लिटरेरी सोर्स है, जो साहित्यिक स्रोत है, जो साहित्य जो हमें कुछ किताब के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी। जैसे पहला है बौद्धिस्ट टेक्स्ट, इसमें है दिव्यावदान जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, महावस्तु ये भी बौद्धिस्ट टेक्स्ट, और महाबोधि वंश ये भी क्या है बौद्धिस्ट टेक्स्ट। ये तीनों जो पुस्तक है इससे हमें जानकारी मिलता है मौर्य वंश के बारे में। फिर इसके बाद इस समय का पीरियड के समय बौद्ध और जैन क्या है बहुत प्रिवलेंट है, बहुत प्रचलन में है। तो जैन टेक्स्ट जो है वहाँ पे कल्प सूत्र, पहले भी हम लोग देखे थे कि भद्रबाहु के द्वारा जो लिखा गया था कल्प सूत्र, और परिशिष्ट पर्व जो है ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ परिशिष्ट पर्व, ये किसके द्वारा लिखा हुआ हेमचंद्र के द्वारा। कुछ फेमस सोर्सेस है बुक वगैरह, उसका नाम है जो हमें क्या करना याद रखना जरूरी है। एग्ज़ाम में कई बार ये क्या होता है बुक के बारे में एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो कल्पसूत्र है भद्रबाहु, अपरिशिष्ट पर्व हेमचंद्र। फिर इसके बाद कुछ संस्कृत में लिखा हुआ पुस्तक है जो हमें मौर्य डायनेस्टी के बारे में क्या मिलता है जानकारी मिलता है। तो मुद्रा राक्षस ये किसका पुस्तक है विशाख दत्त का। फिर इसके बाद कथा सरित सागर ये किसका है सोमदेव का। बृहत कथा मंजरी ये है किसका क्षेमेंद्र का। और चाणक्य का पुस्तक जो है अर्थशास्त्र। फिर विष्णु पुराण में भी हमें क्या मिलता है जानकारी मिलता है मौर्य वंश के बारे में। और फिर एक कल्हन का पुस्तक जो है राज तरंगिणी, इससे भी क्या है मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है कि किस प्रकार हमारा कश्मीर से संबंध मौर्य वंश का था। तो इस प्रकार इतने सारे टेक्स्ट जो है ये मौर्य के बारे में जानकारी, हालांकि और भी बहुत सारा, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है। इसके बाद जो है फॉरेन ट्रैवलर्स, फॉरेन डिटेल, कुछ यहाँ पे विदेशी विवरण है। इसमें से सबसे पहला जो है स्ट्रैबो जस्टिन और विलियम जोन्स, इसने सेंड्रोकोटस बोला है चंद्रगुप्त को। तो मौर्य के बारे में हमें जानकारी मिलता है कि स्ट्रैबो जस्टिन और जो विलियम जोन्स है वो किसे डिनोट करता है सेंड्रोकोटस। और विलियम जोन्स जो यही पहली बार डिसिफर किया था कि सेंड्रोकोटस जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को बताया जा रहा। स्ट्रैबो और जस्टिन सेंड्रोकोटस बोला है किसको चंद्रगुप्त मौर्य को। फिर इसके बाद प्लूटार्क और एरियन जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को किसे रेफर किया है एंड्रोकोटस से। तो सेंड्रोकोटस से स्ट्रैबो और एंड्रोकोटस से प्लूटार्क। और फिर एक प्लिनी का एक किताब है द नेचुरल हिस्ट्री, इससे भी हमें क्या जानकारी मिलता है मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। फिर इसके बाद एक यूनानी हिस्टोरियन है एम्बेसडर है मेगास्थनीज, हिस्टोरियन भी है और साथ ही साथ राजदूत भी है। तो इसने एक पुस्तक लिखा था इंडिका, जो हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। मौर्य वंश के संदर्भ में कुछ ओरिजिन थ्योरी है कि ये इनका उद्भव कैसे हुआ। तो ब्राह्मण टेक्स्ट में इसे शूद्र बोला गया है। मौर्य वंश जो है ये शूद्र जाति के थे, जबकि बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में इसे
क्षत्रिय बोला गया है। और विशाख दत्त का पुस्तक जो है यहाँ लोअर क्लैन बोला गया है, मतलब निम्न कुल के थे। फिर इसके बाद जो मौर्य वंश के जो सबसे प्रोमिनेंट रूलर्स हुए, तो वो जो सबसे प्रमुख शासक है, पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है बिंदुसार और तीसरा है अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य जो है यहाँ पे 322 बीसी से लेकर के 298 बीसी का ये टाइम पीरियड है चंद्रगुप्त मौर्य का। यहाँ पे जो है कौटिल्य के सहायता से धनानंद को मार कर क्या हुआ, सिंहासन पर बैठा। और ये इसका उम्र कितना, मात्र 25 वर्ष। और फिर ये फाउंडर किसका, मौर्य डायनेस्टी का। ये भारत का सबसे पहला सेंट्रलाइज्ड रूलर है, प्रथम केंद्रीय शासक है। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, जो पूरे भूभाग में, बड़े से भूभाग में क्या है, सेंट्रलाइज्ड रूलर है, कंट्रोल कर रहा है पूरे भूभाग से। कहाँ पे, पाटलिपुत्र से, मगध के क्षेत्र से क्या है, पूरे एक बड़े से भूभाग को यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल किया जा रहा है, इसलिए इसे क्या बोला गया, पहला सेंट्रलाइज्ड रूलर है। फिर इसका चंद्रगुप्त मौर्य और जो सेलुकस निकेटर है, तो यहाँ पे जो सिकंदर जो इन्वेजन किया था, सिकंदर जो यहाँ पे आया था आम्भी और पोरस से युद्ध करके, जब ये वापस लौटा तो इसका 2 आर्मी चीफ था, एक नेवल था और एक मिलिट्री आर्मी था। नेवल वाला नियार्कस था और आर्मी वाला सेलुकस निकेटर था, सेलुकस निकेटर। तो जो नेवल आर्मी था वो नियार्कस था, तो नियार्कस क्या हुआ कि लौट के चला गया वापस। लेकिन जो मिलिट्री आर्मी था वो सेलुकस निकेटर, ये वापस यहीं पे रह गया अफगानिस्तान के क्षेत्र में। और यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसके बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुआ, जीत जाता है। 305 बीसी में ये युद्ध होता है और इसमें जीत कौन जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर इसके बाद एक संधि होता है, पीस ट्रीटी, और इसमें कंडीशन रखा जाता है। तो जो जीता है तो उसको क्या ज़्यादा कंडीशन रखने को मिलेगा, और जो हारा वो कम। तो इसमें पूरी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया, तो सारा कंडीशन चंद्रगुप्त मौर्य ने रखा। सबसे पहले जो ये प्रोविंस जो इलाका था, 4 प्रोविंस अफगानिस्तान के क्षेत्र में, वो सारे प्रोविंस को क्या करना है, लौटा देना है। किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। यहीं पर ये क्या कर रहा था, शासन कर रहा था, सेलुकस निकेटर जो वापस नहीं गया था। तो इसमें है काबुल, कंधार, हेरात और जिड्रोसिया, तो ये वापस किसको कर दिया गया, चंद्रगुप्त मौर्य को। और फिर इसके बाद युद्ध में सेलुकस निकेटर की जो बेटी होती है हेलेना, ये हेलेना का इसका शादी हो जाता है, विवाह हो जाता है। हेलेना का शादी किसके साथ हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हो गया। और फिर जब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसका शादी हो गया, तो इसने उपहार के रूप में या दहेज के रूप में 500 हाथी किसको दे दिया गया, सेलुकस निकेटर को। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और 4 प्रोविंस और विवाह हेलेना के साथ और 5 हाथी उपहार स्वरूप। फिर इसके बाद इसने जब सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक संबंध बन गया, एक रिलेशन बन गया, तो इसने एक अपना राजदूत भेजा, सेलुकस निकेटर। इसके दरबार में क्या हुआ, एक संबंध बना, तो एक दरबार में इसके राजदूत भेजा जिसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और एक पुस्तक लिखा इंडिका, और इसने जो जो भी मगध में देखा उस अपनी किताब में क्या किया, लिखने का कोशिश किया। और फिर इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसने गुजरात के क्षेत्र में एक गवर्नर नियुक्त किया जिसका नाम था पुष्यगुप्त। और ये जो पुष्यगुप्त था, चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पे क्या किया, सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया। एक सुदर्शन झील है, वहाँ पर क्या हुआ, पानी का कमी हो गया गिरनार के पहाड़ों के आसपास में, तो वहाँ पर एक झील बनाया गया पुष्यगुप्त के। तो यहाँ पे लेक कंस्ट्रक्शन किया गया, निर्माण करवाया गया। और फिर बाद में सुदर्शन झील का जो है रिपेयर करवाया गया अशोक के द्वारा, रुद्रदामन के द्वारा और स्कंदगुप्त के द्वारा इसका रिपेयर, मरम्मत करवाया गया। अब बनाया था किसने, पुष्यगुप्त। किसके कहने पे, तो चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ पे गवर्नर नियुक्त किए पुष्यगुप्त को, और वहाँ सुदर्शन झील बनवाया गया। और बाद में इसको रिपेयर करने के लिए अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने क्या किया, इसे रिपेयर करवाया। फिर इसके बाद प्लूटार्क और जस्टिन जो है वो अपने पुस्तक में लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो सेना था
वो बहुत लार्ज सेना था, स्टैंडिंग आर्मी जो था बहुत ह्यूज आर्मी था, जिसमें बताया था कि पैदल सेना जो था इन्फेंट्री वो 6 लाख था, और जो घुड़सवारी था वो 30,000 था, और हाथी सेना जो है वो 9,000 है। मतलब कहने का मतलब ह्यूज आर्मी है, सेना क्या है, बहुत बड़ा है। और जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को बताया डाकुओं का समूह भी था। ये क्या करता था, जो सेना था ये डाकुओं का गिरोह था, लूटपाट भी क्या करता करता था। ये किसने बताया, जस्टिन ने बताया है। और जो मगध का क्षेत्र था यहाँ पे अकाल पड़ा था। हम लोगों ने पहले भी देखा था कि 12 वर्ष का क्या हुआ था, अकाल आया था। तो इसने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार को सिंहासन सौंप करके ये वापस चला गया, कहाँ चला गया, सरवन बेलगोला कर्नाटक चला गया भद्रबाहु के साथ। बताया था कि मगध में जब अकाल आया था तो एक सेक्ट जो था भद्रबाहु के नेतृत्व में ये कर्नाटक चला गया, जबकि एक जो था श्वेतांबर जो था वो कहाँ पर रह गया, श्वेतांबर जो बना, जो श्वेत कपड़ा पहनता था, और जो कर्नाटक में गया वो दिगंबर कहलाया, दिगंबर। और श्वेतांबर में जो था स्थूल भद्र। तो जब ये अकाल आया तो ये लोग कहाँ, कर्नाटक चले गए भद्रबाहु के साथ में। कौन गया, चंद्रगुप्त मौर्य। और फिर जब ये लोग वापस लौटा तो इन लोग क्या हुआ, इनकार कर दिया मगध के क्षेत्र में, और 2 भागों में क्या हुआ, डिवीज़न हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर में। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जब इनका पूरा काम हो जाता है यहाँ पर, मतलब शासन करना, तो अंतिम समय में बिंदुसार को ये सौंप करके ये कहाँ, कर्नाटक चल गया, और वहाँ सरवन बेलगोला में संलेखना विधि से क्या, मृत्यु त्याग किए। संलेखना विधि भी हम लोग पहले देख चुके हैं कि संलेखना विधि क्या है, इच्छा अनुसार क्या करना, उपवास रखना है धीरे धीरे। जब समाज का दायित्व पूरा हो जाता है तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे खाना वगैरह क्या करना, उपवास करना, खाना कम करते जाना है। इस तरीके से क्या करना, मृत्यु प्राप्त करना, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, संलेखना विधि या संथरा विधि। तो 292 बीसी में चंद्रगुप्त का मृत्यु हो जाता है यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट रूलर है यहाँ पे वो है बिंदुसार। बिंदुसार 298 बीसी से 269 बीसी है। बिंदुसार को कुछ उपाधि मिला है, टाइटल्स। ग्रीक लोगों ने इसे अमित्र घाट या अमित्र चैट्स, अमित्र घाट या अमित्र चेटस ग्रीक लोगों ने बोला है। जैन टेक्स्ट में बिंदुसार को बोला गया सिंह सेन, और वायु पुराण में भद्रसार। ये 3 टाइटल्स मिला, अमित्र घात और अमित्र चेटस ग्रीक लोगों ने दिया, और जैन टेक्स्ट में कहा गया है बिंदुसार को सिंहसेन, और वायु पुराण में भद्रसार। बिंदुसार के माता का नाम था दुर्धरा। अब बिंदुसार जो है ये आजीविका सेक्ट को क्या किया, अनुयायी बन गया, आजीविका सेक्ट का अनुयायी बन गया है। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन टेक्स्ट, किसे, जैनिज्म का क्या है, अनुयायी बन गया है। जबकि बिंदुसार जो है ये आजीविका सेक्ट का अनुयायी है। साथ ही साथ बिंदुसार का जो है 2 बेटा, एक सुसीम जो बड़ा बेटा, और छोटा कौन, अशोक। सुसीम को गवर्नर नियुक्त किया गया तक्षशिला का, और अशोक को नियुक्त किया गया है उज्जैन का। और जब ये लोग गवर्नर बना तो इस समय जो पूरा भारत है तो यहाँ पे अवंती वाला का राजधानी कैपिटल कहाँ, उज्जैन। तो यहाँ पे चुन लिया गया किसको, अशोक को। और ये जो तक्षशिला वाला जो रीजन है यहाँ पे सुसीम को। तो यहाँ पे जब सुसीम जब यहाँ प्रशासन कर रहा था गवर्नर के रूप में, तो यहाँ पे क्या हुआ कि रिवॉल्ट हो गया। यहाँ का आम लोगों ने क्या किया, रिवॉल्ट कर दिया सुसीम के खिलाफ, क्योंकि ये प्रशासन ये अच्छे से चला नहीं पा रहा था। तो जिसके चलते इसने दबाने का कोशिश किया इस विद्रोह को, तो सुसीम इस विद्रोह को रोक नहीं पाया। फिर इसके बाद अशोक को यहाँ पर भेजा गया इस विद्रोह को रोकने के लिए। तो अशोक ने वहाँ बुरी तरीके से क्या किया, सबको कुचल दिया, और एक श्रीनगर नामक एक सिटीज़ को क्या किया, इस्टेब्लिश किया। तो यहाँ पे सुसीम से क्या हुआ, इस विद्रोह को नहीं रोका गया, जबकि अशोक ने इसे क्या किया, बुरी तरीके से कुचल दिया। और किसका सिटी का यहाँ निर्माण कराया गया, श्रीनगर सिटी का। बिंदुसार को हम लोग क्या बोलते हैं कि 2 समुद्र के बीच का ये भूमि क्या किया था, जीता था। मतलब कहने का जैसे ये इंडिया है, तो ये जो इंडिया है तो इसने
दक्कन वाला रीजन को भी क्या किया, जीत लिया बिंदुसार। तो एक हो गया बे ऑफ बंगाल और एक हो गया अरेबियन सी। तो ये दो समुद्र के बीच का क्या है इलाका को भी डेक्कन को बढ़ा दिया। तो किस प्रकार देखे कि मगध धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ता गया, अब जो है दक्कन वाला रीजन भी आ गया। इसीलिए बिंदुसार को हम लोग एक टाइटल भी देते हैं कि दक्कन का रीजन इसने जीता है, द कंकरर ऑफ द लैंड बिटवीन टू सीज। कौन सा, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के बीच का ये क्या हुआ, दक्कन वाला रीजन भी जीत गया। जो जबकि जो रिमोट साउदर्न एरिया है, जो सबसे नीचे का, वो अभी भी क्या है, नहीं जीत पाया है। तो अब जो है मगध जो है पूरा होल इंडिया, फिर इसके बाद बंगाल रीजन, और फिर इसके बाद जो है डेक्कन रीजन, ये अब बड़े भूभाग पे क्या हुआ, मगध अब शासन कर रहा है। ये पूरे एक बड़े से भाग पे क्या है शासन हो रहा। ये नीचे वाला हिस्सा क्या है, छूटा हुआ है, इसे अभी कोई जीत नहीं पाया। बिंदुसार के काल में दो फेमस राजदूत आया। एक आया सीरिया से, दूसरा आया इजिप्ट से। एक सीरिया के क्षेत्र से और एक इजिप्ट के क्षेत्र से। सीरिया का जो राजा था फिलाडेल्फस, उसने डायनोसियस को भेजा, और जो इजिप्ट का जो राजा हुआ एंटियोकस, उसने एक राजदूत को भेजा डायमेकस को। तो सीरिया का जो है फिलाडेल्फस, वो भेजा किसको, डायनोसियस को। और इजिप्ट के क्षेत्र से जो भेजा है एंटियोकस, भेजा है किसे, डायमेकस को। तो भारत में बिंदुसार के राज दरबार में कौन आया, डायनोसियस आया एक, और एक डायमेकस आया। तो डायमेकस यहाँ पे आया और बिंदुसार डिमांड करता है डायमेकस से और वहाँ के जो राजा है एंटियोकस से कि हमें ये तीन चीज़ क्या कीजिए, दीजिए। तो कौन कौन सा चीज़ है, तो सबसे पहले बोतल मांगा, मीठी शराब, वाइट वाइन, फिर इसके बाद अंजीर मांगा, और फिर दार्शनिक मांगा। लेकिन जो इजिप्ट का जो राजा हुआ एंटियोकस, उसने मीठी शराब और अंजीर दिया, लेकिन उसने क्या हुआ, फिलोसफर देने से मना कर दिया। क्योंकि उस समय में ग्रीक जो उस समय का जो फिलोसफर वगैरह, इजिप्ट वगैरह का जो फिलोसफर था, बहुत फेमस हुआ करता था। तो बिंदुसार ने डिमांड रखा, लेकिन फिलोसफर देने से मना कर दिया कि हम क्या करते, व्यापार इसका नहीं कर सकते। बाकी हम स्वीट वाइन और अंजीर का क्या कर सकते हैं, आपके साथ व्यापार कर सकते हैं। इसके बाद फिर जो बिंदुसार का जो छोटा बेटा जो अशोक, अशोक फिर क्या किया, गद्दी पे बैठा। 4 वर्ष का युद्ध होता है भाइयों के बीच में, और सबको क्या करता है, युद्ध में हरा देता है, और अशोक क्या करता है, गद्दी पे सिंहासन पे बैठता है। इसका जन्म 304 बीसी में हुआ था, और ये जब राजा बनने से पहले ये उज्जैन का राज्यपाल था बिंदुसार के समय में। और ये शैव धर्म का क्या था, फॉलोअर था, शिव जी का उपासक था ये। और इसने जब उज्जैन का जब राज्यपाल था, उज्जैन का राज्यपाल बनाया गया था बिंदुसार के द्वारा, तो उसी के समय में सुसीम को विद्रोह को दबाने के लिए कश्मीर में तक्षशिला वाला क्षेत्र में वहाँ पे दबाने के लिए बुरी तरीके से क्या हुआ, विद्रोह को रोक दिया, दबा दिया, और श्रीनगर नामक एक शहर का क्या हुआ, बसाया। फिर इसके बाद जो है युद्ध के बाद 269 बीसी में इसका राज्याभिषेक हुआ, मतलब गद्दी पे बैठा तो एक कोरोनेशन कराया गया, राजा बना है तो 269 बीसी पे क्या हुआ, गद्दी पे बैठा। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में कहा गया कि ये 99 भाइयों को मार करके गद्दी पे क्या हुआ, बैठा हुआ है। हालांकि ये बात जो है बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है, बड़ी अतिशयोक्ति लगती है कि 99 भाइयों को मार कर क्या गद्दी पे बैठा। ऐसा बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इसलिए कहा गया है कि इसने अशोक के बारे में कि अशोक पहले जो था बहुत क्रूर था, लेकिन जब वो बौद्ध धर्म को अपनाया तो इसने क्या किया, सारे बौद्ध धर्म को तो फिर शांति का रास्ता को अपनाया। तो ये दिखलाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर 99 भाइयों को क्या गया, जिक्र किया गया है। फिर इसके बाद जो है 269 बीसी में गद्दी में बैठा, उसका 8 वर्ष के बाद जो है कलिंग का युद्ध हुआ। तो कलिंग का वहाँ का राजा जो था नंदराज था, और मगध का रूलर कौन, अशोक। तो इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, और अशोक यहाँ पे क्या होता है, जीत जाता है। जब यहाँ पे जीत जाता है तो लाखों लोगों की क्या होता है, मृत्यु होता है। लाखों लोग यहाँ इस युद्ध में मारे जाते हैं, और इस युद्ध रणभूमि को छोड़ करके यह अशोक जो है फिर वापस जब जाता है तो बीच रास्ते में ही क्या है, इसे उपगुप्त नामक एक बुद्धिस्ट मॉन्क मिलता है, जो अशोक को क्या होता है,
ज्ञान की प्राप्ति कराता है, स्पिरिचुअल टीचर होता है। और इसने क्या हुआ, अशोक का हृदय परिवर्तन कर देता है। तो ये व्यक्ति है उपगुप्त। अशोक जो पहले शैविज्म को मानता था, अब वो बुद्धिज्म में क्या हो गया, मानने लगा। और जो इसने क्रूर शासक था, इतने सारे युद्ध किया, तक्षशिला और कलिंग का युद्ध, तो इसने अब जो है शांति का मार्ग को क्या किया, अपनाया। तो उपगुप्त ही इसने क्या किया, शिक्षा दिया, बहुत लंबा शिक्षा वगैरह दिया। और इसने क्या हुआ, हार्ट चेंज किया किसका, अशोक का जब हार्ट चेंज हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ, तो इसने क्या किया कि बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए इसने विदेश में भी क्या किया, बौद्ध धर्म को फैलाया। जैसे श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, चाइना, जापान, भूटान, इंडोनेशिया, ये सब जगहों में क्या हुआ, विदेशों में भी क्या फैलाया। और इसने अपना जो बेटा और बेटी है, बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा, इसने श्रीलंका भेजा ताकि बुद्धिज़्म को क्या करे, वहाँ भी फैलाया जा सके। इसने बौद्ध धर्म को तो फॉलोअर बन गया, लेकिन अपने जो प्रजा था वो अपने इच्छा अनुसार अपने क्या कर सकता, धर्म को चुन सकता है, जो रिलीजियस टॉलरेंस को दिखाता है। अशोक जो है इंस्क्रिप्शन लिखवाया, बहुत सारा अभिलेख लिखवाया है, ताकि जो भी इसे हृदय परिवर्तन हुआ और जो भी इसे अच्छा अच्छा ज्ञान मिला, ज्ञान की प्राप्ति, इसे क्या करे, बढ़ाया जा सके, प्रशासन में क्या किया, बढ़ाया जा सके। तो इसने सबसे पहले क्या किया कि ये जो इंस्क्रिप्शन लिखने का जो इसे दिमाग में आया, ये इंस्पायर्ड था डेरियस से, जो एक्मेनिड एम्पायर जो था पर्सिया में, तो वहाँ पर राइटिंग इंस्क्रिप्शन होता था। तो इसी वहीं से क्या हुआ, इंस्पायर हुआ इंस्क्रिप्शन लिखने का। तो इसने कई सारे देश में क्या किया, इंस्क्रिप्शन लिखवाया। जिसने सबसे पहले बहुत सारा जो इंस्क्रिप्शन लिखा, जिसने सबसे पहले यहाँ पे जो खोजा था टी पेंथलर 1750 एडी में, लेकिन वो ध्यान नहीं दिया कि किसका इंस्क्रिप्शन वगैरह है, तो बस ऐसे ही छोड़ दिया गया। फिर बाद में जब जेम्स प्रिंसेप था 1837 में, इसे पढ़ा कि ये अशोक का इंस्क्रिप्शन है, क्योंकि वहाँ पे अशोक का नाम क्या है, जिक्र है। और अशोक के कई सारा नाम है और उसमें अशोक का भी नाम जिक्र है। तो इसने लिंक करके देखा कि ये अशोक का इंस्क्रिप्शन है। तो पहली बार कोई पढ़ा अशोक का इंस्क्रिप्शन तो जेम्स प्रिंसेप था, लेकिन जो सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो टी पेंथलर था। अशोक का जो इंस्क्रिप्शन था ये लगभग 4 स्क्रिप्ट में था, एक ब्राह्मी, खरोष्टी, आरामाइक और ग्रीक। पूरे भारत में जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया, लेकिन जो पाकिस्तान का क्षेत्र है वो खरोष्टी में, और आरामाइक जो रीजन था, आरामाइक और ग्रीक, ये अफ़गानिस्तान वाले क्षेत्र में जो इंस्क्रिप्शन, जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना था, जो धर्म का जो इसने सीखा, उसको वहाँ पे क्या करना था, इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में वहाँ पे कुछ लिखा गया, और ताकि वहाँ पे लोगों को क्या क्या बताया जा सके। इसलिए हम लोग फादर ऑफ इंस्क्रिप्शन भी किसे कहते हैं, अशोक को पिता कहते हैं अभिलेख का। मेजरली 3 कैटेगरी है इंस्क्रिप्शन का, मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट और पिलर एडिक्ट। मतलब कुछ चट्टान पे क्या करेंगे, बड़े बड़े चट्टान पे कुछ वहाँ पे खुरद कर लिखा हुआ रहेगा इन्फॉर्मेशन धर्म का। फिर इसके बाद कुछ छोटे रॉक एडिक्ट पे लिखा रहेगा और कुछ पिलर्स वगैरह पे लिखा रहेगा, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा धर्म के बारे में। तो इसमें 14 रॉक एडिक्ट्स है। तो जो 14 जो मेजर रॉक एडिक्ट्स है, इसमें से सबसे जो पहला लिखा गया, एनिमल सेक्रीफाइस को क्या करना, बंद करना है, मतलब पशु हत्या क्या करना, रोक लगाना है, पहला। फिर दूसरा है सोशल वेलफेयर, काम करना है, सोशल वेलफेयर। इस तरीके से तीसरा जो है, कुछ ऑफिसर्स का नाम नियुक्त किया गया है, राजुक, युक्तक और प्रदेशक, राजुक, युक्तक और प्रदेशक। तो इस तरीके से ये 14 गो है, जिसमें से एक धम्म यात्रा का भी जिक्र किया गया है, वो 8वें नंबर का जो रॉक एडिक्ट है, तो उसमें धम्म यात्रा का जिक्र है, जिसमें अशोक खुद जो है 269 बीसी में गद्दी पे बैठा। तो गद्दी पे बैठा तो इसके 10वें वर्ष, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष जो है, इसने गया विजिट किया, खुद कहाँ गया, 10वें वर्ष। जबकि जो 20वें वर्ष है, राज्याभिषेक के जो 20वें वर्ष है, वहाँ लुम्बिनी इसने क्या किया, विजिट किया। तो इस प्रकार जो है टोटल कितना, 14 मेजर एडिक्ट्स है। फिर इसके बाद कुछ माइनर रॉक एडिक्ट्स है और कुछ पिलर एडिक्ट्स है। इसमें जो फेमस कुछ एडिक्ट्स हम
बता रहे जिस एग्ज़ाम में बार बार पूछता है। तो पहला इसमें अशोक का स्पष्ट नाम लिखा हुआ मिलता है। जैसे कहीं पर पिलर पे लिखा हुआ है या फिर कहीं माइनर रॉक एडिक्ट्स में क्या किया गया है, तो वहाँ पे क्लियर नाम लिखा हुआ कि मैं अशोक, मैं सम्राट अशोक, मैं मगध का सम्राट अशोक, इस तरीके से लिखा हुआ है। और फिर जो इन्फॉर्मेशन देना था, जो धर्म का जो इन्फॉर्मेशन देना था, सोशल वेलफेयर वेलबींग का, तो उसमें क्लियर नाम लिखा हुआ, अशोक नाम क्लियर लिखा हुआ। तो इसे इतिहासकारों ने इसे आराम से पढ़ लिया। तो सबसे पहला 3 कर्नाटक में है, मास्की, नेतूर और उदय गुलाम। और एमपी में एक है गुर्जरा, एमपी में है गुर्जरा, और 3 है कर्नाटक में, मास्की, नेटूर और उदय गुलाम। ये चारों इंस्क्रिप्शन में अशोक का नाम क्लियरली क्या है, जिक्र किया गया है। फिर इसके बाद जो है भाबरू इंस्क्रिप्शन, जहाँ जो राजस्थान में है, ये हमको याद रखना जरूरी है कि ये है कहाँ पे। गुर्जरा एमपी में, मास्की, नेटूर, उदय गुलाम कर्नाटक में। फिर इसके बाद भाबरू इंस्क्रिप्शन जो वो राजस्थान में है, भाबरू। यहाँ पे जो है लिखा हुआ है राजा मगध प्रियदर्शी। तो प्रियदर्शी भी जो है, जैसे मान लेते हैं कि कोई इंस्क्रिप्शन है तो वहाँ पे अशोक नाम नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे लिखा हुआ मैं मगध का राजा प्रियदर्शी। तो इस तरीके से लिखा हुआ। फिर ये लिंक किया इतिहासकारों ने कि ये भी नाम किसका है, अशोक का नाम है। तो ये कहाँ मिलता है हमें, भाबरू इंस्क्रिप्शन में मिलता है। फिर इसके बाद रूमनदई पिलर एडिक्ट्स में, रूमनदई का जो एक पिलर है वहाँ पे लिखा हुआ है नेपाल में, रूमनदई ये है नेपाल में। यहाँ पे जिक्र किया गया है कि यहाँ का जो टैक्स है, टैक्स से यहाँ पे क्या किया है, छूट प्राप्त मिला है। तो टैक्स को यहाँ एग्जेम्प्ट कर दिया गया, मतलब कम कर दिया, या तो फिर वहाँ टैक्स क्या करें, नहीं लेंगे, क्योंकि रूमनदई जो नेपाल में है यह महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ जगह है। तो यहाँ टैक्स को क्या किया, कमी कर दिया। फिर इसके बाद बिहार में भी 3 इंस्क्रिप्शन है। पहला है लौरिया अरेराज, फिर लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। ये पिलर एडिक्ट है। तो जो लौरिया अरेराज है तो ऐसे पिलर है, और फिर इसके ऊपर में कुछ फिगर बना हुआ है, लेकिन ऊपर का हिस्सा क्या हुआ, टूट गया है। तो जो अभी जो हमें खुदाई के दौरान जो मिला है तो ये टूटा हुआ मिला है, लौरिया अरेराज। नंदनगढ़ में भी क्या है, पिलर है, और वहाँ पे क्या है, लोटस के जैसा बना हुआ, फिर इसके ऊपर बुल बना हुआ है। जैसे सारनाथ में जो पिलर है उसी टाइप से नंदनगढ़ में भी है, और ऊपर में पिकॉक वगैरह का भी उसमें क्या हुआ, फोटो बना हुआ। फिर इसका रामपुरवा जो है, यहाँ पर भी क्या है, पिलर है और उसके ऊपर में क्या हुआ, बुल बना हुआ है, टूटा हुआ मिला है रामपुरवा। जो बाद में जो है रामपुरवा बुल जो है, इसे राष्ट्रपति भवन में क्या किया गया, बनाया गया रामपुरवा बुल को। ये 3 कहाँ, बिहार में। इसके बाद निगली सागर जो नेपाल में है, ये भी एक पिलर पे एडिक्ट्स खुदवाया हुआ है, और वहाँ पे जो है अशोक खुद विजिट किया था और स्तूप बनवाया गया था एक, वहाँ पे निगली सागर इंस्क्रिप्शन है। तो उसमें जिक्र किया गया है स्तूप बनवाने का नेपाल में, जहाँ अशोक खुद क्या किया था, उस स्तूप पे विजिट किया था। फिर इसके बाद एक कोसाम्बी इंस्क्रिप्शन है, ये यूपी में है। इसमें कारुवाकी का उल्लेख किया गया है। कारुवाकी जो है इसके पत्नी है, अशोक की पत्नी का नाम है कारुवाकी, और ये कहाँ की रानी है, तो उड़ीसा की। उड़ीसा की कलिंग युद्ध हुआ था, तो उस कलिंग युद्ध के बाद जो है उसने एक शादी कर लिया था वहाँ पे उड़ीसा में, तो उसी का नाम है कारुवाकी। तो यहाँ कारुवाकी का दान देने का जिक्र किया गया है। यहाँ जो चर्चा किया गया है कि मेरी जो पत्नी है, यहाँ पर अकाल आया था, तो यहाँ पे अकाल और ड्राउट आने के वजह से कि मेरी पत्नी क्या कि दान दे, इसलिए सोसाइटी में सभी लोगों को क्या करना चाहिए, दान देना चाहिए। तो इस प्रकार का जिक्र किया गया है कारुवाकी से संबंधित। तो कोसाम्बी में तो सोशल वेलबींग का ये है। फिर इसके बाद सारे कुन्हा इंस्क्रिप्शन, ये अफगानिस्तान में, सारे कुन्हा नाम से ही क्लियर है कहाँ होगा, अफगानिस्तान में। और यहाँ 2 भाषा में लिखा हुआ, ग्रीक और अरामाइक, बाइलिंगुअल लैंग्वेज है, अरामाइक और ग्रीक भाषा में। केवल एकमात्र ऐसा इंस्क्रिप्शन जो बाइलिंगुअल में है, वो सरे कुन्हा। फिर इसके बाद मनसेहरा और शहबाज गढ़ी, यह है पाकिस्तान में। मनसेहरा और शहबाज गढ़ी ये खरोष्टी भाषा में लिखा हुआ, खरोष्टी स्क्रिप्ट में। फिर इसके बाद एक मेरठ में एक इंस्क्रिप्शन है
जो यूपी, आज का मेरठ यूपी, और फिर एक टोपरा, वो है हरियाणा में। तो यहाँ पर इंस्क्रिप्शन जो अशोक ने लिखवाया मेरठ और यूपी में। तो फिर बाद में जब मेडिएवल पीरियड आएगा, फिरोज शाह तुगलक इस इंस्क्रिप्शन को वहाँ से उखाड़ करके कहाँ ले आएगा, दिल्ली में, तुगलकाबाद शहर में। तो ये मेरठ और टोपरा इंस्क्रिप्शन अशोक का है, लेकिन बाद में फिर इसे इंस्क्रिप्शन को उखाड़ करके दिल्ली ले आएगा, तुगलकाबाद शहर में। फिर इसका कलसी जो इंस्क्रिप्शन ये देहरादून में है, सोपारा जो है महाराष्ट्र में, सन्नाती जो है कर्नाटक, यारागुडी जो है आंध्र प्रदेश में। इतना इंस्क्रिप्शन हमें क्या करना है, याद रखना है। बाकी है बहुत सारा इंस्क्रिप्शन। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन मिला है, 200 से 300 लगभग वहीं पे मिला है कर्नाटक में। अशोक के इंस्क्रिप्शन से ये पता चलता है कि जो मौर्य डायनेस्टी जो है, वहाँ का जो पॉलिटिकल केंद्र है वो उड़ीसा का स्वर्णगिरी है, क्योंकि वहीं पर कलिंग युद्ध हुआ था। तो पॉलिटिकल सेंटर कहाँ है मौर्य डायनेस्टी का, स्वर्णगिरी में है। फिर इसके बाद रॉक कट केव है, मतलब एक चट्टान को काट करके वहाँ पे आर्किटेक्चर बनाया गया है, जिसमें बराबर की गुफा अशोक के द्वारा, और नागार्जुना केव्स उसका जो पौत्र है, पोता है अशोक का, नागार्जुना केव्स में है। इसमें बताए थे 3 और इसमें बताए थे 3 और इसमें 4 था बराबर की गुफा में। लोमस ऋषि, सुदामा कर्ण चौपड़ा, विश्व झोपड़ी, वर्ल्ड हट्स, इस तरीके से 3 को इसमें भी बताए थे। वापिका नागार्जुनी में वापिया का, वादिथिका और गोपिका था। और फिर बराबर की गुफा में जो 4 था, लोमस ऋषि, सुदामा, कर्ण चौपड़ा और विश्व झोपड़ी, ये 4 था। तो ये कहाँ, दोनों जहानाबाद, आज का बिहार का जहानाबाद जिला में है। ये दोनों गुफाएं किससे रिलेटेड है, तो आजीविका सेक्ट से रिलेटेड है। वहाँ के बौद्ध जो मॉन्क लोग रहते थे, यहाँ पे रहा करते थे इस गुफा में। अशोक ने जो उपगुप्त से जो शिक्षा जो प्राप्त की, तो उसने क्या किया, शांति का मार्ग को क्या किया, अपनाया। और इसने चौथे जो मेजर रॉक और एडिक्ट था, इसमें इसने बताया भी कि किस प्रकार भेरी घोष से हम धम घोष की ओर क्या किए, मूव किए। भेरी घोष मतलब युद्ध की हम क्या किए, त्याग किए, और अब क्या हम लोग धम की यात्रा करेंगे, मतलब अब हम धम की ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे, मतलब सोशल वेलबींग का क्या करेंगे, काम करेंगे। यहाँ धम का मतलब है कि नैतिकता आधार पर हम क्या करेंगे, काम करेंगे, अब नैतिक गुणों के आधार पर। तो इसमें सबसे पहला जो है, इसमें धम की यात्रा धम में इसने बताया, अशोक का जो धम था ये पूरी तरीके से नैतिक आचरण पर टिका हुआ था, आचरण संहिता, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट। और फिर ये मानववाद पे टिका हुआ था, ह्यूमनिज्म। और फिर इसने एक सिद्धांत दिया था, जिए और जीने दो का। और इसने और भी बहुत अच्छा बात बताया कि क्या करना चाहिए, पेरेंट्स के साथ ओबे करना चाहिए, ब्राह्मण्स का क्या करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, मॉन्क्स का, स्लेव्स का, बड़े लोगों का, इस तरीके से और भी बहुत सारा क्या किया इसने बताया। तो धम्म में इसने सब, ये पूरी तरीके से जो अशोक का जो धम्म है ये मानववाद पर टिका हुआ है। और अशोक ने खुद क्या किया था, यात्रा किया था। जब इसने राजगद्दी संभाला था 269 में, तो उसके 10वें वर्ष में बोध गया। और राजगद्दी संभालने के बाद जो 20वें वर्ष उसने लुम्बिनी में उसने क्या किया था, टैक्स को एग्जेम्प्ट कर दिया था या पूरा कम कर दिया था। 1/8 लेने लगे। 1/8 तो बहुत कम होता है, जनरली 1/2 या 1/3 होता है, लेकिन 1/8 कर दिया प्रोडक्शन का। तब टैक्स क्या किया, बहुत कम कर दिया गया। मौर्य अम्पायर का जो ये 3 जो प्रोमिनेंट शासक हुआ है, पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार और तीसरा जो है अशोक। मौर्य, बिंदुसार और अशोक। तो इसमें क्या है, इसका जो मौर्य अम्पायर का जो डिक्लाइन का जो कारण था, इसके बाद जितने भी था वो अयोग्य शासक था। वो लोग किसी भी प्रकार का क्या था, योग्यता नहीं था। तो इसको सब डिक्लाइन का जो कारण है कि इसका आने वाले जो उत्तराधिकारी हुए, सक्सेसर, वो क्या हुए, सारे का सारे कमज़ोर हुए। यदि साम्राज्य इतना बड़ा मिला तो इतना योग्यता नहीं था कि उस साम्राज्य को क्या करे, उसको चला सके। और भी क्या कि इस साम्राज्य का डिक्लाइन का कारण बना। तो योग्य होना भी क्या है, बहुत ज़रूरी है। नहीं योग्य रहेगा तो साम्राज्य क्या हो जाएगा, डिक्लाइन कर जाएगा।
और फिर साथ ही साथ पैसा, यदि किसी साम्राज्य के पास पैसा नहीं रहेगा तो फिर वो क्या करेगा, साम्राज्य चल नहीं पाएगा। तो राजकोष में क्या हुआ, भारी कमी आ गया, क्योंकि इसने कहा जाता है कि अशोक के समय में बहुत सारा दान देना शुरू कर दिया, स्तूप बनवाया बहुत सारा, तो सारा क्या हुआ, फंड का कमी हो गया। और फिर जब फंड का कमी हुआ तो सेना अब जो भेरी घोष से जो धम की ओर जो ये मूव किया, तो इसमें सेना जो है अब युद्ध का त्याग कर दिया, तो अब सेना भी क्या हुआ, कमज़ोर पड़ा। और साथ ही साथ राजकोष में कमी आया, पैसे की कमी हुआ, तो सेना में भी क्या हुआ, कमी आया, क्योंकि ये शांति का मार्ग अपना लिया था। तो सेना का कमी होने के लिए क्या है कि साम्राज्य क्या हुआ, डिक्लाइन का कारण बना। फिर इसके बाद जो ब्राह्मण्स का जो रिएक्शन था, जो प्रतिक्रिया जो था ब्राह्मणों का भी क्या हुआ, प्रतिक्रिया हुआ। ब्राह्मण खुद क्या किया, अब आना शुरू कर दिया यहाँ से। अब यहाँ इसके बाद का जो रूलर्स जो आएगा वो ब्राह्मण्स लोग आएंगे, तो इन लोगों ने क्या किया, प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया। ये हिस्टोरियन का कहना है कि HP शास्त्री के द्वारा बताया गया कि ब्राह्मणों का प्रतिक्रिया का कारण क्या है, मौर्य का डिक्लाइन का कारण है। जबकि रोमिला थापर बोलती है वो अत्यधिक केंद्रीकृत स्वरूप है। इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा भूभाग पे, इतना बड़ा साम्राज्य पे, यहाँ से पूरी तरीके से ये है अफ़गानिस्तान का जो ईरान का जो बॉर्डर है उस क्षेत्र में पूरा पाकिस्तान और डेक्कन का पूरा रीजन और बंगाल तक करिए, इतने बड़े भूभाग पे शासन हो रहा था। अब मात्र ये 4 प्रोविंस में बटा हुआ था, तो ये तो बहुत बड़ा क्या हुआ, सेंट्रलाइज्ड था पावर, इसलिए क्या हुआ, डिक्लाइन का ये कारण बना। दोस्तों आज के इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।